नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस एक टॉपिक रहता था हमारे 4th चैप्टर में से मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का विकास मानव विकास के से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर होता है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। देखिए, यदि हम बात करें मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, ये काफ़ी जो है हमें क्या देखने को मिलेंगी कि थोड़ा सा एक तो क्या हमें बहुत अच्छा लगता है कि भी थोड़ा सा अचंभित भी होते हैं कि भी हम इस प्रकार की जब बातें करते हैं कि भी जैसे कि एक बात है कि भी जिस प्रदेश के आकार है और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से क्या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। देखो, एक सिंपल सी बात है कि बड़े देश होंगे ना, वो छोटे देशों से कार्य उनका बेहतर रहा होगा। यानी कि मानव विकास में जो बड़े देशों की अपेक्षा क्या है, बड़े देश तो आपको क्या थोड़े से कम डेवलप्ड देखने को मिलेंगे और छोटे देश उसमें क्या ज़्यादा बेहतर तरीके से होंगे। देखो, एक मेजर कारण तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन है, सीधी सी बात है, वहाँ पर कम रहेगी तो सुविधाएं कम लोगों को देनी पड़ेंगी, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा रहते हैं। इसी प्रकार जो हम बात करते हैं मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों की कोटिक्रम और धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा हुआ, ये भी हो सकता है। अब एक और सिंपल सी बात है कि भी हम केवल यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं कर रहे। अमीर और गरीब का जब हम बात करें तो उन राष्ट्र का जो पैसे के बात के ऊपर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या शिक्षा को भी बात करें, स्वास्थ्य की भी बात करें, वो चीज़ों की भी बात करें, और उसमें क्या है कि जो जनसंख्या जिस देश की कम होगी तो वो क्या है, हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव पॉइंट में ही रहेंगे। जैसे कि क्या है कि एक छोटी अर्थव्यवस्थाएं श्रीलंका, त्रिनाद और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा रहा। इसी प्रकार से कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी मात्रा में एक रोल प्ले करता भी। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। आप इसको मार्क कर ले, आपने याद करना। 1 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक तो अति उच्च है, एक उच्च, एक मध्यम और एक निम्न प्रकार के देखने को मिलेगा भी। जैसे हम बात करें थे, यदि 8 से ऊपर चला जाता है तो वो क्या अति उच्च में आ जाता है। 7 से ये 0.70 से लेकर 0.79 तक है तो वो क्या उच्च में आ जाएगा। मध्यम में बात करेंगे 0.55 से लेकर 0.7 के बीच में रहेगा, यानी कि भारत मैंने बताया था आपको इस कैटेगरी के अंदर आता है। और इससे भी यदि हम बात करें नीचे की तरफ चला जाता है तो निम्न मानव विकास की बात करते हैं भी। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है, मानव विकास प्रतिवेदन 2008 के अनुसार इस वर्ष में वर्ग में 59 देश शामिल हैं, जिसमें तालिका 4.3 इस बार के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। तो हम एक टेबल देखने वाले हैं कि भी जो इनका देश जिनका जो है मानव विकास इससे ऊपर रहता है। 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या 59 देश आपको इस प्रकार से इस श्रेणी में आए थे। तो हमारे पास अब एक ये जो टेबल देखने को मिल रही है कि भी सबसे पहले नंबर नॉर्वे का है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकॉन्ग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड इसके अंदर आते हैं भाई। उसके बाद उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित होते हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्व प्राथमिकता रहती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतम मानव विकास वाले देश में वे सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ, लोग और सुशासन में उच्चतम निवेश ने किया है, और वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया गया। यहाँ पर क्या हम सिंपल सी बात रख सकते हैं कि भी यदि हम बात करें जो ये उच्च मानव विकास वाले जो देश हैं, जिसको 53 की कैटेगरी में, जो 53 देश इस कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या उपलब्ध कराना सरकार ने क्या काफ़ी ज़्यादा शुरुआत किया। तो वहाँ पर क्या बहुत बड़ी मात्रा में पैसा जो है खर्च किया गया स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर भाई। इसलिए क्या कि भाई हम यदि बात करें वो मानव विकास वाले देशों में जहाँ सामाजिक खंड में बहुत निवेश किया, यानी कि क्या भी सामाजिक तौर तरीके के ऊपर क्या है कि हम कह सकते हैं वही दोबारा से शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पर जो पैसा बहुत बड़ी मात्रा में खर्च किया गया। और क्या है कि भी लोगों की बात है, दोबारा से फिर वही बात है, सुशासन में भी उच्चतम शिक्षा निवेश किया गया। और इसी कारण क्या है कि हम जो कह रहे हैं कि जो अन्य प्रकार के देश हैं उनसे इनको इस कैटेगरी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों को आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च होता है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोचते हैं कि इन देशों को समान हो, तो आपने क्या थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें कि भी देशों की आय का भी टोटल इनकम होती है, जो देश की नेशनल इनकम है, उनका कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो शिक्षा के पैसा जो कि शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया, स्वास्थ्य पर खर्च किया गया, या अन्य प्रकार की जो यहाँ पर बात की गई है कि अन्य प्रकार के जो मानवीय सेवाओं की बात करते हैं, मानव के जो सामाजिक दृष्टि से क्या पैसा कितना खर्च किया गया। तो हमें इसके बारे में यदि आपको पता चलता तो ज़रूर पता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर खर्च जो है वो ज़्यादा करते हैं कंट्रीज़, इसीलिए क्या है ये मानव डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं मानव जो विकास होता है उसमें आपको ज़्यादा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा इसमें।
आप देखेंगे इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियाँ रही। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकरण पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, जिन्होंने इन सूची में अपना स्थान किया। देखो मोस्टली जो हम बात करें इस उच्च श्रेणी में क्या यूरोपियन कंट्रीज आएंगी सारी की सारी, जिसमें क्या है कि भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमारे जो एशियन कंट्री हो सकती हैं उसके अंदर, या फिर कोई दूसरे कॉन्टिनेंट से जो आई हुई हैं, जो इन्होंने जिसमें क्या है इन्होंने इस श्रेणी में जो अपना हासिल किया है, अपना पायदान में इसमें आई हुई हैं, तो वे थोड़ा सा अचंभित कर देने वाली बात भी है भाई। मानव विकास के मध्य सत्रों वाले देशों का वर्ग विशालतम है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या की बात करेंगे तो मध्य सत्र वाले आएंगे और इसमें कुल 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ और बहुत सारे जो देश हैं जिसकी डेवलपमेंट है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद हुई है। तो भारत भी आप कह सकते हैं उन्हीं देशों में से एक है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश थे, जबकि अन्य देशों का विकास 1990 में तत्कालिक सोवियत रूस के विघटन के पश्चात हुआ। सभी जानते हैं कि जब 1990 में जो इसका विघटन हुआ था सोवियत यूनियन का, जिसको यूएसएसआर बोला जाता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था, तो उसके टूटने के बाद बहुत सारी कंट्री बने। एक तो वो इस कैटेगरी में आती हैं, या फिर हम जो बात करें कि वो पहले से गुलाम है। हम ऊपर की बात भी कर दी है कि भाई वो गुलाम भी थे, या फिर क्या है भाई जिनकी जो डेवलपमेंट की बात है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई, तो वो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर शामिल की गई हैं। इनमें से अनेक देश अधिक लोकानुमुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेज़ी से अपने मानव विकास के स्कोर में सुधार कर रहे हैं। अधिकांश देशों में उच्चतम मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों में अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया होता है। दूसरी बात, हम जब बात करते हैं, जब इन देशों की बात करें तो इन्होंने क्या है बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपनी जो है विकास की नीतियाँ बनाई हैं और सामाजिक भेदभाव को कम करने के अपने स्कोर को क्या है सुधारने का प्रयत्न किया। तो भारत भी आप कह सकते हैं उसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें से क्या अधिकांश देश हैं जो उच्चतम मानव विकास के स्कोर वाले जो देश हैं उनकी तुलना में क्या सामाजिक विविधता यहाँ पर अधिक पाई जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये यहाँ पर क्या है कि भी जो समाज है वो टुकड़ों में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, थोड़ा बटा होता है। इसके अलावा क्या इस वर्ग में देश अपने इतिहास में क्या वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में राजनीतिक अस्थिरता होगी, सरकारें अदला बदली होती रहती हैं, बदलती होंगी, या तानाशाही की बात कर सकते हैं हम, और सामाजिक विद्रोह भी रहा होगा, जिसमें क्या कि भी जो जनता है उन्होंने भी कहा काफ़ी बड़ी मात्रा में विद्रोह करके क्या देश अब कह सकते हैं वो थोड़ा सा पीछे रहने में ये थोड़ा सा कारण हो सकता भी। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 38 है। इसमें से अधिकांश छोटे देश है जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बीमारियों के अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं में समाधान की तत्काल आवश्यकता है। तो सबसे नीचे की बात करें तो वो छोटे छोटे देश शामिल हैं जहाँ पर राजनीतिक उपद्रव है, यानी कि आतंकवाद वगैरह की बात कर सकते हैं। राजनीति अच्छी नहीं है वहाँ पर, क्या कि समय समय पर क्या उपद्रव हो जाते हैं, गृह युद्ध चलते रहते हैं। तो अकाल बीमारियाँ वगैरह की बात है कि कोई डिजास्टर लगातार आती रहती है, तो वो इन घटनाओं से मतलब क्या गुजर रहे थे। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि भी इन देशों को जो ये समस्या है इनसे इनको बाहर निकाल कर क्या है इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, जिससे क्या ये भी मानव विकास को प्राप्त कर सकते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्राय लोग मानव विकास को निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरणतः देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उसने के लोग खैर धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गैर समुदाय है, ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण है। तो यहाँ पर जो एक सिंपल सी बात आपको बताने का प्रयत्न ये किया गया है कि भाई यदि आप सोचें कि भाई मानव विकास क्या है, कि भाई यदि वो मानव विकास उस देश में नहीं हो रहा तो उसमें क्या उसकी संस्कृति का दोष है, तो आप इसको नहीं माने, ये गलत बात है बिल्कुल भी। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भी कोई भी एक देश है उसमें मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उस देश के जो लोग हैं जो है कि भी किसी एक धर्म को अपनाते हैं, एक समुदाय के जब सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये क्या है एक मात्र क्या भ्रांति है। इसको हम कह नहीं सकते कि भी ये कारण हो सकता है कि वहाँ पर मानव विकास ज़्यादा नहीं हुआ। एक प्रदेश में मानव विकास के लिए निम्न अथवा उच्च को स्तर को क्यों दर्शाए, यह समझाने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रदेश में, हम यहाँ पर जो बात करें ये क्या कि भी एक जो सरकार होती है तो वो सरकार क्या है सामाजिक सेक्टर है, सामाजिक सेक्टर, या फिर हम बात करें वो सरकार कितना पैसा उस समाज के यानी कि जनता के ऊपर खर्च कर रही है, तो इस बारे में जानकारी भी होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण होती है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देशों में सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता में प्राय स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत कम समान पाया जाता है। तो एक सिंपल सी बात है, अभी जो देश है बहुत ज़्यादा जिनका मानव विकास क्या है आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो देश हैं जो समाज होता है हमारा, उस सामाजिक सेक्टरों के अंदर यदि बात करें तो वो पैसा अधिक निवेश करती हैं, यानी कि वो जनता के ऊपर पैसा ज़्यादा करती हैं, खर्च करती है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं तो उनके ऊपर क्या है वो खर्चा बहुत ज़्यादा किया जाता है। और वहाँ पर राजनीतिक उपद्रव की बात है या फिर अस्थिरता, वहाँ पर स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि वहाँ पर आपको क्या है राजनीति के तौर पर अस्थिरता आपको देखने को नहीं मिलेगी, या कोई उपद्रव है सरकार के खिलाफ जो आप कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की आपको वहाँ पर विशेषता आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि जो संसाधन है वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और सभी को क्या समान अवसर दिए जाते हैं, बराबर का अधिकार मिलता भी। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में सामाजिक सेक्टर के बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक वर्क करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीति अस्थिरता पर वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए। अब दूसरी तरफ ये देखें, जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो निम्न स्तर की कैटेगरी में होता है, वो अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या अस्त्र शस्त्र खरीदने में पैसा बर्बाद कर देते हैं। और वो जो पैसा देखो, एक सिंपल सी बात है, ये जो अस्त्र खरीदने शस्त्र हैं जो खरीद रहे हैं तो उनको खरीदने में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। और ये कहाँ से खरीदे जा रहे हैं, ये सारे के सारे इन विकसित कंट्रीज से खरीदे जाते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में एक थोड़ा सा द्वंद्व की बात है कि भी ये जो प्रक्रिया की जाती है निम्न देशों द्वारा ये बिल्कुल गलत है। जबकि ये जो पैसा इन्होंने यहाँ पर खर्च किया है, ये पैसा क्या वो जनता के ऊपर, क्या उसके स्वास्थ्य के ऊपर, उसके शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर खर्च किया जा सकता था, जिसकी वजह से जो ये राजनीतिक अस्थिरता उन देशों में देखने को मिल रही है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकती थी भाई। बस भाई इतना ही।